Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैं रोशन तिवारी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय के अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दिया गया है उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय में अभ्यास के बीच में पहला प्रश्न दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है। यह पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। विशेष रूप से फलों एवं बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। यानी फलों और बीजों में जो अधिक सांद्रता होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये हम आपको करवा चुके हैं पहले भी, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है आपका, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है, तंत्रिका कोशिका का जो चित्र आप बनाते थे तो एक बॉक्स नुमा इस तरह से जो बनाते थे, इन दोनों के बीच का जो ये खाली स्थान था इसको क्या कहा जाता है? इसको सिनेप्स कहा जाता है। इससे पहले भी हम अभी बताए थे, ठीक है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क सोचने के लिए भी है, हृदय का स्पंदन, यानी कि सभी प्रकार की क्रिया करता है मस्तिष्क। आगे है आपका 5वां प्रश्न, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? हमारे शरीर में हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है, जिन्हें ग्राही कहते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञान इंद्रिया में स्थित होती है, जैसे आंतरिक कर्ण हो गया, जीवा हो गया, और भी ग्राही के बारे में आप 5 ज्ञान इंद्रिया हैं उसमें ग्राही तंत्र होता है, वो होता है। ग्राही विभिन्न सूचनाओं को वातावरण से ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। जब ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो तो हम वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उचित प्रकार से नहीं जान पाएंगे, जिसके कारण हम कोई कार्य भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्राही कोई भी संदेश मस्तिष्क तक सही रूप में नहीं पहुंचाएगा और मस्तिष्क भी कोई निर्णय उचित नहीं ले पाएगी। जैसे ठंडा, गर्म, तीखा आदि का अनुभव नहीं होने पर हो पाएगा और हमारा शरीर इस तरह से क्या हो जाएगा? संवेदनहीन हो जाएगा। आगे है 5वां नंबर का प्रश्न। देखिए, 5वां नंबर में कह रहा है आपको कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए, इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिकाएं, द्रुमिका या उसको ड्रेंडाइड भी कहता है, तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहा जाता है। इसका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र दिया गया है आपको, यहाँ देखिए। इसमें आप चित्र के द्वारा इसको समझ गए होंगे। तो देखिए, प्रत्येक तंत्रिका कोशिकाएं में कोशिका द्रव से घिरा हुआ केंद्रक होता है। बीच में आप केंद्रक को देख रहे होंगे, यहाँ देखिए, ये बीच में केंद्रक है, ठीक है। और बहुत सी कोशिका द्रवी संरचनाएं निकली होती रहती है, यानी कोशिका द्रुमिका जिसको कहते हैं, शाखाएं हैं। ये शाखाएं इस तरह से निकली हुई है, यहाँ पर द्रुमिका है, ठीक है, जिन्हें द्रुमिका कहते हैं। इनमें से एक कोशिका द्रवी संरचनाएं अधिक लंबी होती है। एक द्रव, ये देखिए अधिक लंबी है ये वाला, इसे क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे, ठीक है, या तंत्रिकाक्ष इसको कहा जाता है। एक्सॉन के सिरे बहुत सी शाखाएं निकली होती है, इसके सिरे से भी शाखाएं निकली रहती है, जिसको तंत्रिका का अंतिम सिरा कहा जाता है, निकली होती है। अब इसका कार्य क्या होता है? यह ग्राही से सूचना लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाता है और फिर यह मस्तिष्क से सूचना लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे 6ठा नंबर का प्रश्न कर रहा है, पादप में प्रकाशनुवर्तन यानी प्रकाश की ओर जो गति होता है वो किस प्रकार होता है? तो पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सीन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है, जब पादप में एक ही ओर से प्रकाश आएगा, तब ऑक्सीजन जो है विपरीत होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर होने वाले भाग में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपन करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे
प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश की ओर जो गति होती है उसी को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधे का प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ना धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, और प्रकाश का विपरीत दिशा में जो भागेगा तो उसको ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 7वां नंबर में मेरुरज्जु में आघात। मेरुरज्जु में जब आघात होता है, आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान हो, मेरुरज्जु पर आघात कर दिया जाए तो किन किन संकेतों का आना नहीं आ पाएगा, कौन कौन से संकेत नहीं आ पाएंगे। तो संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाने से पूर्व मेरुरज्जु में मिलती है। ठीक है, यदि प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु से बनती है तथा आगत सूचनाएं भी मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक जाती है। यदि मेरुरज्जु पर आघात हो जाए तो कोई भी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा और विभिन्न अंगों से मस्तिष्क का संपर्क क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तथा शरीर को चलाने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका 8वां प्रश्न कह रहा है पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। ये पहले भी हम बता चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो में फिर एक बार बताते हैं। पौधे में केवल रासायनिक नियंत्रण तथा समन्वय होता है। पौधे में यानी पादप में ही सिर्फ रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है, इसमें कोई तंत्रिका नहीं होता। पौधे कुछ रसायन उत्पन्न करते हैं जो वृद्धि को उत्प्रेरित तथा नियंत्रित करते हैं, जब कुछ अन्य वृद्धि को कम कर देता है। ये रसायन पादप हार्मोन या पादप वृद्धि नियामक कहलाते हैं। ये पौधे की विभिन्न क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक होती है। उदाहरण के लिए ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिका की वृद्धि में सहायक है, जबकि साइटोकाइनिन हार्मोन जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तथा एब्सिगिक अम्ल जो है एब्सिक अम्ल जो है वृद्धि का संबंधन करने वाला हार्मोन होता है। आगे देखिएगा 9वां नंबर का प्रश्न। 9वां नंबर का प्रश्न कहता है आपका कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता होती है। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता होती है। किसी भी जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यानी नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता क्यों है, तो किसी भी जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। इसके साथ ही विभिन्न जैविक क्रियाएं प्रतिक्षण हमारे शरीर में घटित होती रहती है, जिसको नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए प्रत्येक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए समन्वय तंत्र, हार्मोन तंत्र तथा अर्थात तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न है आगे, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अनैच्छिक क्रियाएं जो है और प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है वह स्वतः होती है। वे क्रियाएं जो अपने आप होती है उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे दिल का धड़कना, वमन, रक्तचाप और लार का आना, ये सब इनमें से अधिकतर मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है वह मस्तिष्क इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। इसमें प्रतिवर्ती मेरुरज्जु का जो होता है वो अहम भूमिका निभाता है, जैसे पलक का झपकना, छींकना आदि। तो ऐसी क्रियाएं जो तुरंत होती है और उन्हें मस्तिष्क तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी अनुक्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। इन्हें मेरुरज्जु की अनुक्रिया, इसका जो कार्य करता है मेरुरज्जु करता है, जैसे पलक का झपकना, छींक आना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक इसी प्रकार 11 नंबर का प्रश्न करता है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्र एवं हार्मोन की तुलना एवं व्युत्प्रेरण कीजिए। तो इसके लिए आप इससे पहला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका वहीं से नोट तैयार कर लिया। उसके बाद छुई मुई में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति में किस प्रकार। तो हमारा यह अभ्यास जो है नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय 7 यहीं पर समाप्त होता है। आगे जो है हम अध्याय 8 का जो है जीवों में जनन किस प्रकार होता है उसका वीडियो का पहले हम महत्वपूर्ण तथ्य का वीडियो अपलोड कर देंगे, फिर अभ्यास के बीच का प्रश्न उत्तर देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो आज के लिए इतना ही,
फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।